अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव का कहना है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तीसरा साल दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल के मेयर के लिए आइन के तहत MCD एक्ट में सहूलत होने के बावजूद बरसर इख्तिदार आपकी मेयर शेली ओबराय दलित काउंसलर के हक के खिलाफ वर्जी करके गैर कानूनी तरीके से मेयर ओहदे पर बनी हुई है और आज कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड कमेटियों के इंतखाबात में भी दलितों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, जिसकी कांग्रेस पार्टी शदीद मजम्मत करती है। देवेंद्र यादव ने कहा था कि वार्ड कमेटी के इंतखाबी नताइज बरामद होने के बाद मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में दलित काउंसलर की नुमाइंदगी औसत फीसद से बहुत कम है, जबकि आप और बीजेपी अपने इंतखाबी मंशूर में दलितों की खुशहाली और दलितों को मुनासिब नुमाइंदगी देने की बात करती है। पहली बार इख्तिदार में आने के बाद जब केजरीवाल की काउंसलर अपनी ही पार्टी के दलित काउंसलर को मेयर मुंतखब करने पर मुतफिक नहीं है, तो स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड कमेटियों के इंतखाबात में दलित काउंसलर को किस तरह वार्ड कमेटी सौंपेंगे। देवेंद्र यादव ने बीजेपी से सवाल किया है कि बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड कमेटी के लिए कितने दलित काउंसलर्स को चेयरमैन और अराकीन के लिए नामजद किया था, जबकि रुकन पार्लियामेंट योगेंद्र और इसके अलावा जो कॉरपोरेशन के मीर रह चुके हैं एक दलित सीट से रुकन पार्लियामेंट होने के नाते दलितों की कोई बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने तीसरे साल लगातार शेली ओबराय के मीर ओहदे पर फायज रहने की मुखालिफत क्यों नहीं की, जबकि तीसरे साल में दीर और दलित मीर बनना चाहते हैं। दिल्ली कांग्रेस सदर ने कहा है कि दलितों के हुकूक को खत्म करने में बीजेपी और आप की सोच यकसा है। ये साबित हो चुका है कि दलितों की तरक्की और हुकूक के लिए भी दोनों सियासी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। आप और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र की एक ट्रेन में कुछ शर पसंदों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग को ज़दोकोब किया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई थी। जुल्म के शिकार बुजुर्ग शख्स का नाम अशरफ अली है, जिनका मुंबई के अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी ने उनसे अस्पताल में मुलाकात की और भरोसा दिलाया है कि न सिर्फ उनका बेहतर इलाज किया जाएगा बल्कि हर तरफ की मदद भी पहुंचाई जाएगी। इस मुलाकात की वीडियो इमरान प्रताप ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र की ट्रेन में जिन बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई थी, मुंबई के साइन अस्पताल में पहुंचकर उनसे मुलाकात की और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस जमीन पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। आने वाले असेंबली इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त को देखकर बीजेपी हुकूमत बौखलाई हुई है। निजाम कानून पूरी तरह फेल है। बुजुर्ग अशरफ अली जी को बहुत चोट लगी है, वो डॉक्टरों की देखरेख में है। कांग्रेस ने भी इस वीडियो के एक्स हैंडल से शेयर किया है। पार्टी ने इस ताल्लुक से लिखा है कि महाराष्ट्र की ट्रेन में मारपीट के शिकार बुजुर्ग अशरफ अली से कांग्रेस अखिलियती महकमा के चेयरमैन इमरान प्रताप ने मुलाकात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला और एनसीपी चीफ शरद पवार ने कोल्हापुर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर वज़ीर-ए-आला चेहरे पर अपनी राय मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल महाविकास अघाड़ी को वज़ीर-ए-आला ओहदे का चेहरा ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आला कौन होगा, इस सिलसिले में फैसला इंतखाबी नताइज से बरामद होने के बाद किया जाएगा। शरद पवार का कहना है कि वज़ीर-ए-आला और ओहदेदार और उम्मीदवारों पर इस बुनियाद पर तय किया जाएगा कि इस इत्तेहाद में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली है। उन्होंने मजीद कहा है कि वो चाहते हैं MBA सीटों की तकसीम का अमल जल्द अज जल्द पूरा करे और इंतखाबी तशहीर शुरू हो जाए। शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि MBA लीडरों को 7 से 9 सितंबर के दरमियान सीटों की तकसीम पर बातचीत करनी होगी। हफ्ते तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। उनका मजीद कहना है कि MBA के दरमियान बातचीत बजट और एंड वर्कर्स पार्टी यानी PWP, CPI और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी शामिल किया जाना है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस चीफ ने राहुल गांधी और उनके वालिद राजीव गांधी को एक बेहतरीन पॉलिसी साज और मुफक्किर करार दिया है। तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि दोनों लीडरान हिंदुस्तानी नजरियात के मुहाफिज है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के अंदर मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनने की सभी खूबियां मौजूद है। काबिल जिक्र है कि राहुल गांधी जल्द ही बैरून मुल्क दौरा करने वाले हैं। इस ताल्लुक से बीजेपी हमलावर भी नजर आ रही, लेकिन पुत्र विदा ने उन हमलों को फर्जी करार दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से मुतालिक कहा है कि वो ऑफिशियल और तरीके से अमेरिका नहीं पहुंच रहे, बल्कि वो इनफरादी सतह पर कैपिटल हिल में कुछ लोगों से बात करने के लिए है।
वो अंतक और इसके अलावा लोगों से मिलेंगे और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी सबसे बातचीत करेंगे। बहरहाल उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म के साथ अपने तजुर्बात का तस्करा करते हुए कहा कि मैंने राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और एचडी देवेगौड़ा जैसे कई वज़ीर-ए-आज़म के साथ काम किया। फिर वो राजीव गांधी और राहुल गांधी का मवाजना करते हुए कहते हैं कि उन दोनों के दरमियान फर्क यह है कि राहुल कहीं ज्यादा दानिश्वर और मुफक्किर है। राजीव गांधी थोड़ा ज्यादा काम करने वाले थे। उनका डीएनए एक जैसा है, उनकी फिक्रें यकसा है। वो हकीकी मायनों में बेहतर हिंदुस्तान बनाने में भरोसा रखते हैं। उनकी कोई बड़ी इंफरादी जरूरतें भी नहीं है। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए सिम पत्रावदा ने कहा है कि वो राजीव गांधी से कहीं ज्यादा बेहतर पॉलिसी साज है। वो अलग अलग वक्त, अलग अलग सहूलतें और अलग अलग तजुर्बात रखते हैं। उनको अपनी जिंदगी में 2 बड़े दर्द बर्दाश्त करने पड़े थे। भारत जोड़ो यात्रा ने इसमें मदद की है। उन्होंने मजीद कहा है कि पहले मीडिया में बनाई गई शुबिया एक शख्स के खिलाफ मंसूबा बंद मुहिम पर मबनी था। उनको बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए गए थे। वो आला तालीम याफ्ता थे। वो ये बात फैलाई गई कि वो कभी कॉलेज नहीं गए हैं। बहुत सारा पैसा खर्च करके उनकी झूठी शुबिया बनाई गई थी। मैं राहुल गांधी को बहुत सहरा देता हूं कि वो तवील वक्त तक इससे लड़ते रहे और जिंदा भी रहे। कोई और होता तो वो नहीं बच पाता। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सरबराह का कहना है कि आप भी वक्त सभी लोगों से झूठ नहीं बोल सकते। लोग अब ये देखने लगे हैं कि क्या कहा गया था, हम 20 मिलियन मुलाजमतें पैदा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहा गया था कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे, ये भी नहीं हुआ। राहुल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इसमें वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जरूरी सलाहियतें मौजूद है। इसराइल का गजा पर हमला जारी है और बड़ी तादाद में मासूमों की हलाकत का सिलसिला भी नहीं थम रहा। इस दरमियान हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद-ए-आमा अर्जी यानी PIL दाखिल कर मुतालबा किया गया है कि हिंदुस्तानी कंपनियों के जरिए इसराइल को असला देने से रोका जाए। अर्ज दहिंदगान ने अपनी अर्जी में कहा है कि गजा में जंग लड़ रहे इसराइल को असला और फौजी मवाद देने वाली हिंदुस्तानी कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाए और नए लाइसेंस ना दिए जाए। काबिल जिक्र बात यह है कि इस अर्जी में मरकजी वज़ारत दिफा को फरीक बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों से बंधा हुआ है जो हिंदुस्तान को जंगी जराइम के खुसरवार ममालिक को फौजी असला फराहम न करने के लिए मजबूर करता है। किसी भी एक्सपोर्ट बरामद का इस्तेमाल बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये अर्जी मशहूर वकील प्रशांत भूषण, हर्ष मंदिर जियाद्रीज और निखिल डे, अशोक कुमार शमा और इसके अलावा कई लोगों ने की है। उन सभी का कहना है कि वज़ारत दिफा के तहत अवामी सेक्टर के इदारे समेत दीगर कई कंपनियां इसराइल को असला यानी कि हथियार फराहम कर रही। ये आइन के आर्टिकल 14 और 21 के साथ साथ बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत हिंदुस्तान की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी है। इस मफाद-ए-आमा अर्जी में बैनुल अक़वामी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का भी हवाला दिया गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने दावा किया है कि चीन से बेकाबू दरामदात घरेलू सतह पर कहर बर्पा कर रहा। उन्होंने मोदी हुकूमत पर मुल्क की इलाकाई सालमियत और मुआशी खुशहाली को चीन के जरिए पहुंचाए जा रहे नुकसान पर सोची समझी खामोशी और अदम सरगर्मी बनाए रखने का इल्जाम आयद किया। जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया है कि बेकाबू चीनी दरामदात और डंपिंग पर हुकूमत हिंद का खामोशी तमाशाई बना रहना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मौसीकी के सामानों की दरामदात हिंदुस्तानी MSME शोबे को मुतासिर कर रहा। जयराम रमेश ने एक्स पर कहा है कि हर दिन चीनी दरामदात पर हिंदुस्तानी माईशत के बढ़ते इन्हिसार पर नई जानकारी सामने आती है। हमें पता चला है कि हमारे मुल्क के तकरीबन 96% छाते और 50% से ज्यादा खिलौने और मौसीकी के सामान चीन से आते हैं। जयराम रमेश का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसी अहम सनतों में चीन से हिंदुस्तान की दरामदात तकरीबन 9 गुनी बढ़ी है, जो 2016-17 में 1.4 अरब डॉलर थी और 2023-24 में ये बढ़कर 12.1 अरब डॉलर हो चुकी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि इसी मुद्दतकार में हिंदुस्तान के अद्वियात की दरामदात 1.6 अरब डॉलर से दुगनी होकर 3.3 अरब डॉलर हो गई है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जयराम रमेश ने दुनिया भर की हुकूमतें चीन की बेइंतहा सनती सलाहियत और बैरून मुमालिक में इसको लेकर बेदारी पैदा करने के बारे में बोल चुके हैं। दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले 3 तलबा की एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर होने वाली मौत के मामले में गिरफ्तार 6 मुल्जिमान को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल चीफ जुडिशियल और मजिस्ट्रेट निशांत ने अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तेजेंद्र सिंह, हरविंद्र सिंह और सरबजीत सिंह और प्रवींद्र सिंह को 18 सितंबर तक अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया है। अदालत ने मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI की तरफ से मुल्जिमान की अदालती हिरासत को दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया।
CBI ने अदालत को आगाह किया है कि मुल्जिमान से हिरासत में मजीद पूछगछ की जरूरत नहीं है। गुज़िश्ता समात में अदालत ने मुशाहिदा किया था कि मुल्जिम से हिरासत में पूछगछ जारी तफ्तीश के लिए अहम है। इसके नतीजे में उसने मुल्जिमान को 4 दिन के लिए CBI की तहवील में दे दिया था। CBI ने इस केस में मुजरिमाना गफलत, फर्ज की नाफरमानी और बदउनवानी जैसे मुख्तलिफ इल्जाम आयद किए हैं। हाल ही में अदालत ने राव IAS स्टडी सर्कल के CEO अभिषेक गुप्ता को एक दरख्वास्त के मुस्तरद कर दिया, जिसमें ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में क्लासेस दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया गया था। यह दरख्वास्त 27 जुलाई को बेसमेंट में सैलाब की वजह से 3 IAS की तैयारी करने वाले तलबा के डूबने से अलमनाक मौत के बाद की गई थी। CBI ने इस दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए दलील दी है कि जिस बेसमेंट में ये वाक़या पेश आया, इस जगह को गोदाम के बजाय लाइब्रेरी के तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन अपने सख्त और जालिमाना फैसले के लिए मशहूर है। एक बार फिर उन्होंने 30 अफसरान को एक ऐसी गलती के लिए सजाए मौत दे दी है जिसके बारे में जानकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। दरअसल शुमाली कोरिया में चंद माह कबल खौफनाक सैलाब आया था, जिसमें कम से कम 4000 लोग की जान चली गई थी। बड़ी तादाद में घर तबाह हो गए थे और जान और माल का शदीद नुकसान भी हुआ था। इसी सैलाब की वजह से 30 अफसरान को फांसी पर लटका दिया गया है। जाहिर यह है कि मुल्क में फांसी की सजा बहुत ही संगीन जुर्म की पादाश में दिया जाता है। कई ममालिक में तो फांसी की सजा देने की सहूलत नहीं है। यही वजह है कि सैलाब के नाम पर 30 अफसरों को फांसी पर लटकाए जाने से पूरी दुनिया हैरान है। शायद रिपोर्ट में बताया गया है कि किम जोंग उन ने सैलाब न रोकने पाने के जुर्म में 30 अफसरान को यह सजा दी है। इस मामले में जनूबी कोरिया की मीडिया ने गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट में बताया था कि शुमाली कोरिया के अफसरान सैलाब रोकने के लिए मजीद बेहतर कदम उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिसको सजाए मौत दी गई। बादअज़ाम मुल्क की शुमाली कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया है कि बादशाह किम जोंग ने ऐसे अफसरान को सख्त सजा देने का हुक्म दिया जो जुलाई में मुल्क में आए सैलाब को नहीं रोक पाए। मुल्क में मौजूद जुलाई माह में आई कुदरती आफत में शुमाली कोरिया की मीडिया के मुताबिक 7410 एकड़ अराजी बर्बाद हो गई और रेलवे सड़क को भी काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने हाल ही में केरला के वायनाड में तबाही का शिकार बने लोगों की मदद के लिए अपनी माहाना तनख्वाह अतिया करने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की इत्तला दी है, जिसमें उन्होंने तमाम हमवतनों से अपील की है कि वो मुतासरीन की मदद के लिए जितना हो सके ताउन करें। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में कहा, हमारे भाइयों और बहनों ने वायनाड में नाकाबिले तसव्वुर नुकसानात का सामना किया है और उन्हें बहाली के लिए हमदर्दी मदद की सख्त जरूरत है। मुतासरीन की मदद और उनकी बहाली के लिए मैंने अपनी मुकम्मल माहाना तनख्वाह को अतिया कर दिया है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से मोदिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी जितना हो सके ताउन करे। हर मुख्तसर सा ताउन भी फर्क पैदा कर सकता है। वायनाड एक खूबसूरत इलाका है और इसके लोगों ने जो नुकसान उठाए हैं उनकी भरपाई के लिए एक इज्तिमाई कोशिश की जरूरत है। राहुल गांधी ने मजीद कहा है कि हम सब मिलकर इस खूबसूरत इलाके के लोगों की जिंदगी को दोबारा बहुत कुछ दे सकते हैं। राहुल गांधी ने इस हवाले से कहा है कि एहतियात के महफूज तरीके से मुंतकिली कर सकते हैं और इसके अलावा जरूरतों के मुताबिक एहतियात की तकसीम में मदद फराहम कर सकते हैं। KPCC के केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने एक बयान में कहा है कि अतिया कांग्रेस के रियासती इकाई की तरफ से जमा किए जाने वाले फंड्स में राहुल गांधी के ऐलान के एक हिस्से के तौर पर दिया गया है। पार्टी वायनाड के लोगों के लिए 100 मकानात तामीर करेगी और उनको फराहम करेगी जिन्होंने 30 जुलाई की तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग के दौरान अपने प्यारों, घर और जरिए माश को खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागारत्ना ने कहा है कि वो अक्सर अदालती छुट्टियों के दौरान तनख्वाह लेने पर काफी बुरा महसूस करती है, क्योंकि जब हम मामलों की समाअत के दौरान अदालत में मौजूद नहीं होते तो तनख्वाह किस बात की। इस तरह की तनख्वाह लेना हमारे ज़मीर के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। अदालत इज्मा के जज ने यह तबसरा मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए खिदमात से बर्खास्त किए गए और बाद में अदालत की मुदाखलत के बाद बहाल हुए सिविल जजों को पिछली तनख्वाह देने से इनकार करते हुए किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि मुझे गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपनी तनख्वाह पाकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमने इस दौरान काम नहीं किया। जस्टिस बीवी नागारत्ना और इनकी बेंच को सीनियर वकील गुरु अग्रवाल ने मतला किया था कि 4 जजों की बर्खास्तगी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जरिए रद्द कर दी गई है, जबकि बाकी 2 जजों की बर्खास्तगी को अदालत के जरिए बरकरार रखा गया। इसके बाद सीनियर वकील आर बसंत ने अदालत से इस मुद्दत के लिए पिछली तनख्वाह देने पर गौर करने की गुजारिश की है। जब वो जज खिदमात में नहीं थे, जस्टिस बीवी नागारत्ना ने वाज़ेह किया है कि चूंकि जजों ने अपनी बर्खास्तगी की मुद्दत के दौरान काम नहीं किया था, इसलिए उन्हें पिछली तनख्वाह नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत को एक खत लिखा है जिसमें इदारे में काम के इंतहाई खराब माहौल की शिकायत की गई है।
انگریزی کاروباری اخبار دی اکنامک ٹائمز نے اس خبر کو اپنے صفحے اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ خبر کے مطابق سی بی کی 500 سے زائد ملازمین نے ایک خط لکھا جس میں کہا گیا ہے کہ سی بی میں اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کی طرف سے دفتری میٹنگز کے دوران اور چیخنا، ڈانٹنا، سر عام تذلیل کرنا یہ بات سامنے آئی ہے۔ اکنامک ٹائمز کے مطابق یہ خط 6 اگست کو لکھا گیا تھا، تاہم اس حوالے سے کیا کارروائی ہوئی ہے یا نہیں کی گئی یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں سی بی نے صرف اتنا کہا ہے کہ ملازمین سے لگاتار مکالمہ کرنا اور ان سے متعلقہ مسائل کو حل کرنا ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے اور یہ مسئلہ حل بھی ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ کو لکھے گئے 5 صفحات کے خط میں سی بی کے گروپ کے آدھے سے زیادہ افسران تقریباً 500 ہے جنہوں نے خط پر دستخط کیے ہیں، کام کے حالات خراب ہونے کا الزام لگایا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 2 تا 3 سالوں کے دوران مادھبی برج اور اس کے علاوہ خاتون اور نجی شعبے کے پہلی شخصیت میں جنہیں 2018 سے کل وقتی بورڈ ممبر رہنے کے بعد 2022 میں چیئرپرسن مقرر کیا گیا، اعلیٰ عہدوں اور فائز افسران کی جانب سے چیخنا چلانا جاری رہتا تھا۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔